नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज राजन सर ऑन राजन अकेडमी। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा द वॉइस। क्या होगा? द वॉइस। द वॉइस एक वर्ब की अवस्था है। द वॉइस किसे कहते हैं? वर्ब की ही एक अवस्था होती है, वर्ब की ही एक पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन होती है? जो हम लोगों को ये बताए, ये बताने में हेल्प करे कि हमारी जो वर्ब है वो किस पोजीशन में है। वो देयर आर टू वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। वॉइस वर्ड का अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग बैठेगा वाच्य। क्या निकलेगा? वाच्य। एक्टिव वॉइस मीन्स होगा कृत वाच्य। पैसिव मीन्स कर्म वाच्य। यानी कि कर्ता कारक और कर्म कारक। जो कृतवाच्य है वो एक्टिव कहलाते हैं, जो कर्मवाच्य है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अक्सर देखने में आता है जब भी हम लोगों को एक्टिव और पैसिव समझाए जाते हैं तो दोनों को एक साथ रख के पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हमें ट्रांसफॉर्म करना सिखाया जाता है तो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्टिव और पैसिव को दोनों को केवल ट्रांसफॉर्मेशन ही करके समझते हैं कि हम लोगों ने सपोज करो ही गिव्स मनी। सपोज करो ये एक्टिव है, हम लोगों को केवल इतना ही बताया जाता है कि हम लोग ऐसे कर देते हैं, मनी इज गिवन बाय हिम। बस। सो मैं आपको बता दूं, दिस इज द पार्ट ऑफ जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है और इससे हम लोग पैसिव नहीं सीख पाएंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। हम लोग केवल एक चीज सीख सकते हैं, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर हमें पैसिव और एक्टिव को सीखना है तो हम इन दोनों को अलग अलग करना होगा। इन दोनों चीजों को, एक्टिव को अलग करेंगे और पैसिव को अलग करेंगे। एक्टिव वॉइस में हमारी एक्टिव वॉइस जो होती है वो 12 होती हैं। यानी कि वर्ब की ऐसी अवस्थाएं जो एक्टिव वॉइस होती हैं वो 12 होती हैं और पैसिव की होती हैं 8। सीधे सीधे। अब ये 12 कौन सी होती हैं? क्या हम इन्हें जानते हैं? क्या हम इन्हें जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। एक्टिव वॉइस वही पोजीशन होती है जिसे हम लोग टेंसेस के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम टेंस के नाम से जानते हैं। उन्हें समझना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बिल्कुल सेपरेटली। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारा जो काम हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रोल निभा रहा हो। जैसे राम किल्ड रावण। यहां हम लोग ने देखा कि यहां एक मारने का काम हुआ है और उस काम को हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है। काम किसके ऊपर हुआ है? हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। सो राम हमारे रावण के अंदर एक चेंज लेकर आया। क्या चेंज है? रावण पहले अलाइव था, जिंदा था, लेकिन उसे राम ने किल कर दिया, मार दिया है। सो मारने वाला कौन है? यहां हमारा रावण है। सो स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा आपका एक्टिव वॉइस। क्यों है ये एक्टिव वॉइस? क्योंकि जो चेंज हुआ है
रावण के अंदर जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसे बदलाव को करने वाला हमारा राम है। और वो ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि हाँ, राम ने ही रावण को मारा है। रावण के अंदर जो बदलाव आया है उसके लाइफ का, वो करने वाला राम है। सो वी कैन से दैट इट्स एक्टिव वॉइस। कौन है एक्टिव वॉइस? ये है वो एक्टिव वॉइस। किल्ड हमें बता रही है क्या? कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में है। किल्ड हमें क्या बता रही है? ये हमारी जो वर्ब है, हमने कहा कि वर्ब की वो अवस्था जो हमारे सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हमें बताए, वर्ब की वो अवस्था कहलाती है द वॉइस। सो किल्ड ने हमें बताया कि वी आर इन पास्ट इंडेफिनिट। सो अब अगर हम इसी सेंटेंस को ये कह दें कि रावण जो था वो मारा गया, रावण was killed by राम। अगर मैं इसमें ये बाय रावण मारा गया, यहां क्या है, वो हम लोग जो बाई लगाते हैं और बाई लगा के हमारे सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव मोड में ले आते हैं, उसका या इनएक्टिव मोड में ले आते हैं, उसे हम लोग, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है पैसिव में, वो केवल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। हम लोग कहते हैं रावण वाज किल्ड इन द बैटल, इन द बैटल। रावण युद्ध में मारा गया, रावण लड़ाई में मारा गया। बस हम लोगों को यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसे राम ने मारा। अगर हम लोग बताते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, लेकिन हम लोग पैसिव देखने में क्या आता है, जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं वो हम लोग जो बोलते हैं वो लगभग 70% होते हैं, और जो पैसिव होते हैं उसे लगभग हम 30% बोलते हैं। यानी कि हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बहुतों बार ऐसी बात कहते हैं जो पैसिव वॉइस ही होती है। सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे बाल टूट गए, मेरी शर्ट गंदी हो गई, बच्चा फिसल कर गिर गया। सो मैटर यहां ये नहीं है कि सब्जेक्ट था या नहीं था, बात यह है कि हमने सब्जेक्ट को यूज करना जरूरी नहीं समझा, ना ही उसकी जरूरत है। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा मर गया, अब किसने मारा उसे? भगवान ने। लेकिन क्या हम लोग भगवान का नाम यहां लेना जरूरी समझेंगे? नहीं। सो जब हम सब्जेक्ट को लेना जरूरी ना समझें तो वो पैसिव मोड होता है, पैसिव वॉइस होता है। पेड़ से पत्ता गिर गया, बच्चा फिसलकर नाली में गिर गया, यहां काम को करने वाले की कोई भी जरूरत हम लोग नहीं समझते। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो पैसिव वॉइस में आते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, ये स्पोकन का हिस्सा है। जब हम लोग बातें करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि पैसिव हम कैसे बना सकते हैं। सो आइए चलते हैं और सीखते हैं। एक्टिव हम लोग सीख चुके हैं, एक्टिव हम लोग सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम पैसिव की ओर। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव हम लोग 12 टेंस में सीख चुके हैं। पैसिव में क्या होगा? पैसिव में कुछ बातें डेफिनेट होंगी। फर्स्ट वन, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट की केवल पोजीशन पे होगा, और उसका जो रूप होगा, जो बॉडी होगी वो भी सब्जेक्ट जैसी होगी, पर वो एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी दुकान पे दुकान मालिक ना होने के बाद उसका जो सबसे सीनियर नौकर होता है वो गल्ले पे बैठता है, और जो सबसे विश्वसनीय नौकर है वो गल्ले पे बैठा है, तो ग्राहक आने वाला कहेगा कि लाला जी मुझे इतना सामान दे दीजिए।
तो जो नौकर है वो कायदे में नौकर है, लेकिन वो लाला की पोजीशन पे बैठा हुआ है, इसीलिए आने वाला कस्टमर उसे लाला जी कहेगा। सो यहां भी क्या होगा, वो कायदे में ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन चूंकि उस सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा इसीलिए उसकी बॉडी भी सब्जेक्ट जैसी होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में ऐसा नहीं था कि जरूर होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहां जरूर होगी और वर्ब की थर्ड जरूर होगी। ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं बाई लगाकर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये नहीं बताऊंगा बाई लगा के आप ऑब्जेक्ट लगा दें, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, आइए इसकी मैं एक टेबल बनाऊंगा, किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना ही देंगे, वर्ब की थर्ड हम बना ही देंगे, और ऑब्जेक्ट यहां आ ही जाएगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आएगी, किस कंडीशन में आएगी, उसकी मैं एक टेबल बना रहा हूं, और उस टेबल को आप थोड़ा सा नोटेशन जरूर बनाते रहें आप लोग, आपकी नोटेशन ही आपके काम आएगी। सो स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस का टेबल चार्ट है, आप लोगों को समझना होगा। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इधर से अगर हम देखें, इधर से ये हमारा हो गया टाइम, और इधर से हो गया हमारा टास्क, यानी कि काम। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जब एक्टिव मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइम्स, 3 तरह के समय होते हैं और 4 तरह के काम होते हैं। इंडेफिनिट वो काम होता है जिसमें किसी भी काम के होने या न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, यानी कि डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। कंटिन्यूअस उस काम को कहते हैं जो काम शुरू तो हो जाए लेकिन उसका पूरा होना भी निश्चित नहीं है। परफेक्ट मीन्स होता है वो काम जो शुरू भी हो गया और खत्म यानी कि पूरा भी हो गया, उस काम को कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस वो काम होता है जो शुरू होने के बाद कुछ खत्म हो गया लेकिन अभी भी बाकी है। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हेल्पिंग वर्ब की। अगर आपका पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करेंगे, और वर्ब थर्ड तो पैसिव में रहेगी परमानेंट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप वाज या वर्ब के थर्ड के साथ लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल और शैल के साथ बी जुड़ जाएगा। बी के बारे में मैं अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूं स्टूडेंट्स। अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ध्यान रहे इज, एम, आर के साथ बीइंग आ जाएगा और वर्ब थर्ड होगी। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा, वर्ब थर्ड होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका पैसिव नहीं बनेगा। कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं होता है, क्योंकि स्पोकन के लिहाज से ये कोई टेंस होता ही नहीं है। मैंने आपको एक बार प्रीवियस वीडियो में पहले ही बताया था, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, ये मॉडल एक्सिलरीज होती है। लेकिन हम अपनी विदेशी भाषा सीख रहे हैं, अपनी उस भाषा को सीखने के लिए एज ए एक्सिलरी यूज करते हैं। हेल्प, ये कोई टेंस नहीं होता। सो ध्यान रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी पैसिव नहीं होता है। आइए बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव तो एक्टिव में भी आता है, बीन और वर्ब थर्ड इसमें लग जाएगा। पास्ट में ध्यान रहे हैड और बीन, हैड के साथ बीन लग जाता है, और फ्यूचर में विल और शैल, हैव और बीन लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा पैसिव चार्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों में पैसिव नहीं बनता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके बाद में एक चार्ट और आपको अवेल कराऊंगा जिसमें दोनों का कंपैरिजन होगा, एक्टिव और पैसिव का, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। पैसिव में बी परमानेंट रहता है, और अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट में बी जो होता है वो इज, एम और आर होता है, पास्ट में वाज और
वर होता है और फ्यूचर में विल और शैल के साथ बी लगा दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स याद रहे पैसिव में बी रहेगा ही रहेगा। आप यहां देख लीजिए इज एम आर, जैसे कि हमने बताया बी की फॉर्म होती है, सो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर आएगा ही आएगा। पास्ट में वाज वर होता है तो आएगा ही आएगा। फ्यूचर में विल और शैल के साथ बी लगा दिया, ये हमारा इंडेफिनेट हो गया। कंटिन्यूअस में चूंकि एक्टिव में पहले से इज एम आर आता है, इसीलिए बी को लगाकर वर्ब आईएनजी लगा दी। क्यों लगा दी इसको मैं आपको सेकंड चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां एक्टिव और पैसिव दोनों कहीं ना कहीं, एक्टिव में से ही हमने पैसिव को निकाला है, एक्टिव में से ही हमने कहीं ना कहीं पैसिव को निकाला है। ये वही है, बिल्कुल हल्का सा बाल भर फर्क है, क्योंकि बी आईएनजी वहां पहले से ही था एक्टिव में। सो स्टूडेंट्स इज एम आर के साथ बी में आईएनजी लगाकर बीइंग कर दिया और वर्ब थर्ड पैसिव का हिस्सा है। पास्ट में वाज वर्ब कंटिन्यूअस में आना ही था और बी इसमें अलग से पैसिव की वजह से आएगा, बी में आईएनजी लगाकर बीइंग कर दिया और वर्ब थर्ड पैसिव का हिस्सा है। यानी कि ये वर्ब थर्ड जो है ये पैसिव का हिस्सा है और यहां आपका पैसिव नहीं बनेगा। हैज हैव एक्टिव में भी आते थे, लेकिन बी को थर्ड बनाकर बीन बना दिया और वर्ब थर्ड ये जो पैसिव का हिस्सा है। हैड और बी को वर्ब थर्ड बना दिया और वर्ब थर्ड बनाकर इसे पैसिव की वजह से वर्ब थर्ड आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल हैव आता ही है और बी में वर्ब थर्ड लगाकर बीन बना दिया और पैसिव की वजह से वर्ब थर्ड आएगा ही, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी भी तरह का पैसिव नहीं बनता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। आप कोशिश करें अपनी नोटेशन तैयार करते रहें। अभी मैं आपको एक चार्ट और देने वाला हूं और उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा क्यों बी ये बीन बन रहा है और क्यों बीइंग बन रहा है। सो हैव पैशन, ध्यान रखिए। और अभी मैं एक चार्ट और आप लोगों को अवॉइड करा रहा हूं। सो आइए स्टूडेंट्स, ये चार्ट जो हमारा है ये एक्टिव और पैसिव दोनों का चार्ट है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो मैं आपको वादा कर सकता हूं आप एक्टिव और पैसिव को कभी नहीं भूलेंगे। सो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम एक्टिव और पैसिव दोनों में समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव होता था तो हम वर्ब में वर्ब फर्स्ट या वर्ब में एस लगाते थे। जब डू या डज आ जाता था तो वर्ब फर्स्ट बन जाती थी। लेकिन पैसिव में क्या होगा, मैंने बताया था बी परमानेंट रहेगा। पैसिव जहां भी रहेगा वहां बी परमानेंट रहेगा। पैसिव होने पर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा और वर्ब थर्ड रहनी ही रहनी है। पैसिव में वर्ब थर्ड हमेशा रहेगी। सो इज एम आर आ जाएगा। चूंकि यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी और ये एक एक्सिलरी वर्ब होती है, इसके बारे में कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। सो डू डज डू और डिड जो होती है ये रिमूव हो जाती है, इसे नहीं लिखते हैं। इज एम आर आ जाएगा पैसिव में और वर्ब थर्ड आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट में भी वाज वर्ब हो जाएगा और वर्ब थर्ड हो जाएगी और यहाँ वर्ब सेकंड थी और डिड के साथ वर्ब फर्स्ट हो जाती थी। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में डब्ल्यू विल और शैल के साथ वर्ब फर्स्ट लगाते थे, लेकिन जैसे ही पैसिव होगा विल और शैल के साथ बी आ जाएगा और वर्ब थर्ड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव में इज एम आर ऑलरेडी आता था, उसकी वर्ब आईएनजी लगाते थे, लेकिन पैसिव में इज एम आर सेम रहेगा क्योंकि बी और वर्ब थर्ड पैसिव में ये दोनों चीज रहेंगी ही रहेंगी। आपने देखा यहां बी आया वर्ब थर्ड आया, बी आया वर्ब थर्ड आया, बी आया वर्ब थर्ड आया, लेकिन चूंकि इसमें पहले से ही बी था इसीलिए लेकिन पैसिव का बी और वर्ब थर्ड आना है और ये वर्ब आईएनजी कहां जाएगा, तो बी लगाने के बाद इस बी को हम लोग यहां ले आए और इस आईएनजी को हमने इसमें लगा दिया, क्योंकि वर्ब तो हमारी थर्ड बननी है पैसिव वॉइस की वजह से। सेम कंडीशन पास्ट कंटिन्यूअस में होना है, वाज वर्ब आईएनजी आना था, लेकिन पैसिव होने की वजह से वाज वर्ब पहले से ही है, बी पैसिव होने की वजह से बी आएगा और वर्ब आईएनजी ये वाला यहां जुड़ जाएगा और वर्ब थर्ड पैसिव वाला होगा। स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और शैल बी वर्ब आईएनजी एक्टिव में आता है, पैसिव में कोई भी पैसिव नहीं बनता है। आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की।
एक्टिव में हैज और हैव वर्ब थर्ड होता है, लेकिन जैसे ही पैसिव आएगा हैज हैव यही आ जाएगा। और चूंकि यहां भी वर्ब थर्ड है और यहां भी वर्ब थर्ड आनी है, इसीलिए यहां एक छोटा सा कंप्रोमाइज किया कि बी को वर्ब थर्ड बनाकर बीन बना के यहां ले आए, इस वर्ब थर्ड को यहां ले आए बी लगा के, और ये वर्ब थर्ड पैसिव की वजह से है। आइए ऐसा ही पास्ट में हुआ, हैड यहां और वर्ब थर्ड पैसिव की वजह से, तो इस बी में इस वर्ब थर्ड को करके बीन बना दिया। सेम कंडीशन यहां भी है कि विल और शैल यही फ्यूचर की पहचान है, ये आएगा ही आएगा, हैव परफेक्ट की वजह से आएगा, और वर्ब थर्ड आना है यहाँ पैसिव की वजह से। लेकिन हमने क्या किया कि बी को इस वर्ब थर्ड से इफेक्टेड करके हमने इसे बीन बना दिया। स्टूडेंट्स बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। एक्टिव में हैज हैव के साथ बीन और वर्ब आईएनजी लगेगा, पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में हैड बीन वर्ब आईएनजी लगेगा और पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एक्टिव में विल और शैल के साथ हैव बीन वर्ब आईएनजी आएगा और पैसिव नहीं बनेगा। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे देता हूं। मैंने कोशिश की है कि आपको ये चार्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। कोशिश करना अपने नोटेशन जरूर बनाएं, अपने नोट्स तैयार करें, अपनी डायरी में जरूर मेंशन कर लें वीडियो को पॉज करके। बाद में मैं कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा जो आप लोगों को बनानी है। तो स्टूडेंट्स अब कोशिश करते हैं सेंटेंसेस को समझने की और किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हें किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं हम अपने चार्ट को कैसे अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन हो या हमारा सेंटेंस। पहला जो चार्ट था वो आपको जो प्योर पैसिव है उसे बनाने में हेल्प करेगा, और ये जो सेकंड चार्ट मैंने आपको अवेल कराया है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की और प्योर पैसिव की। सपोज करो मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। यहां आपको समझना है प्योर पैसिव। अब हम पता करें ये एक्टिव है या पैसिव, ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो हम लोग पाएंगे यहां मेरे दादाजी जो है सब्जेक्ट है, डेफिनेटली सब्जेक्ट है, लेकिन क्या मेरे दादाजी ने यहां कुछ काम किया है? हम पाएंगे हमारे दादाजी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे दादाजी के ऊपर तो मृत्यु का काम हुआ है। स्टूडेंट्स ये पैसिव है। यस्टरडे माय grandfather was dead। कल मेरे दादाजी की मृत्यु होगी। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनेट में था इसीलिए स्टूडेंट्स देखेंगे हमने वाज के साथ वर्ब थर्ड यूज की है। हमारा ये सेंटेंस बन गया पैसिव, ये बनेगा पैसिव। और मुझे इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी का बाई यूज करने की, बाई लगा के मैं अपने सब्जेक्ट को लगाऊं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये प्योर पैसिव है। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा पेन खो गया, मेरा पेन खो गया। अब नोटिस करने वाली बात है, भले ही खोने वाला मैं हूं, लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है यहां काम करने वाला कौन है। पैसिव होता ही वो सेंटेंस है जहां सब्जेक्ट को रखने की कोई भी जरूरत ना हो। हमें सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की। माय, मेरा पेन यहां सब्जेक्ट की जगह आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। माय पेन वाज लॉस्ट, फर्स्ट होती है थर्ड हो गई, ये बन गया पैसिव। मुझे यहां बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये तो है सीधा सीधा पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो जब हम लोग बोलते हैं, स्पोकन करते हैं, तो हमें पैसिव की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो कोशिश करिएगा पैसिव को बिल्कुल अलग से समझिए, और आप कुछ सेंटेंसेस मैं इसमें बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कोशिश करें कि उन सेंटेंसेस को बनाएं, अपनी एक्सरसाइजेस बनाएं और समझने की कोशिश करें। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्टिव को हम पैसिव में ट्रांसफर करेंगे, ये भी सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं, वी हेल्प द
पुअर। हमने पता कर लिया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कैसे पता किया? हमने टेबल जो हमारे पास जो सेकंड टेबल है उसमें देखेंगे तो इसमें वर्ब फर्स्ट है। वर्ब फर्स्ट केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, और किसी भी टेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, और सब्जेक्ट क्या है? वी। सो हम लोग यहां चूंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सो द पुअर, पुअर के लिए इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पैसिव भी ट्रांसफर होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। सो पुअर के लिए आर, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस, ये हमारा हो गया पैसिव। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट था, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, सो हमने क्या किया, हमारा सब्जेक्ट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आई, और वर्ब थर्ड पैसिव की वजह से रहना ही रहना है। चलते हैं स्टूडेंट्स और एग्जांपल के लिए चलते हैं। शी इज watering द प्लांट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे पता किया? इज वर्ब आईएनजी, एक्टिव वाली टेबल में जब देखेंगे इज के साथ वर्ब आईएनजी आ रही है। सो हम लोग पैसिव में जब बना रहे होंगे, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, द प्लांट्स। क्योंकि ये प्लूरल है सो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, आर बीइंग, क्योंकि पैसिव में बीइंग बी आना ही आना है, बी में वर्ब आईएनजी आ गए, बीइंग हो गया। क्योंकि वाटर को हम वर्ब थर्ड बनाने वाले हैं, वाटर को वाटर्ड, ये आईएनजी यहां आ गई बी में लगकर, और इसको हमने वर्ब थर्ड बना दिया, और ऑब्जेक्ट को हमने, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसा आप लोग बहुत बार सीख चुके होंगे अपनी क्लासेस में, और ये आपको आई होप जरूर समझ में आ रहा होगा। द पियोन डज नॉट रिंग द बेल, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। डज के साथ वर्ब आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसे पहले ले आएंगे, द बेल, डज नॉट की जगह आ जाएगा इज नॉट, वर्ब थर्ड को कर देंगे वर्ब को कर देंगे वर्ब थर्ड, रंग किसके द्वारा? बाय द पियोन। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही नेगेटिव और ऐसे ही इंट्रोगेटिव आ जाएगा। इंटरोगेटिव भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। एक एग्जांपल इंटरोगेटिव से ले लेते हैं। हु ब्रोक द जग। स्टूडेंट्स आपको और कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी सिवाय थोड़ी सी, जो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा हु है, केवल इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, और इसके बाद में आपको दूसरे जो इंट्रोगेटिव है उसको भी बताने वाला हूं। हु, चूंकि जिसमें हु आता है उस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। हु की पोजीशन पे, यानी कि किसने जग तोड़ा? राम ब्रोक द जग। तो राम को हाइड करने के बाद राम की ही जगह पर ये प्रोनाउन यूज हुआ है हु। तो हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा, लेकिन राम ना कह के हमने क्या किया? हु को यूज किया है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, कोई ना कोई आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मिस होगा। सो यहां आपका सब्जेक्ट मिस है, सो आप लोग क्या करेंगे? हु को ही सब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन ये प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और दोनों काम हमें इससे लेने हैं। ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए इधर तो हम लेके जाने वाले हैं नहीं, तो हम लोग हु को हु ही रखेंगे। लेकिन हु को मैं आपके बारे में आपको बता दूं, हु जो होता है, हु की 3 पोजीशन होती है स्टूडेंट्स। अगर सब्जेक्ट हो तो हु ही रहेगा, ऑब्जेक्ट हो तो हुम हो जाएगा, और पजेसिव हो तो हुज हो जाएगा।
यानी कि हु एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। इसकी 3 पोजीशन होती है, सब्जेक्टिव में हु, ऑब्जेक्टिव में हुम और पजेसिव में हुज आ जाएगा। सो अब हमें यहां क्या चाहिए, इसका हमें चूंकि एक सब्जेक्ट है और हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना था, लेकिन क्या करें, इंट्रोगेटिव होने की वजह से इसलिए उधर तो नहीं भेज सकते, लेकिन इसका हम लोग ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट का पैसिव में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हु को क्या बना देंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट हुम, ये हमारा बन जाएगा हुम। अब इसे इंट्रोगेटिव भी यूज कर लेते हैं, चूंकि हमारा सब्जेक्ट बाई लगाकर उधर जाने वाला था, इसीलिए बाई हमने यही लगा दिया। हम लोग इंट्रोगेटिव के रूप में यूज करने वाले हैं। वाज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, वाज हो गया। द जग, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन के अब यहां आ रहा है, द जग। और ब्रेक से वर्ड थर्ड हो जाएगा ब्रोकन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। बाकी जितने भी इंट्रोगेटिव हैं हु को छोड़कर वो अपनी जगह ही रहते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन हु में एक छोटा सा बदलाव होगा और ये उधर नहीं जाएगा सब्जेक्ट होते हुए। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। हु ऑब्जेक्ट बनकर हुम बन गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसीलिए वाज आ गया, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका सब्जेक्ट बनकर यहां आ गया, और वर्ब हमारी यहां चली गई। स्टूडेंट्स, अब लेते हैं किसी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। When do you revise your lesson? आप अपने पाठ को कब दोहराते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो when की जगह when ही रहेगा, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम शुरू में लाने वाले हैं, इसकी वजह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम टेबल के आधार पर देखेंगे, इज लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा योर lesson revised by you, mark of question। यानी कि when यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका सब्जेक्ट यहां आ गया और वर्ब आपकी यहां चली गई, और ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बनकर यहां पीछे चला गया। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें इस चीज को बनाने की, समझने की। इसके बाद आपको 2 एक्सरसाइजेज मिलेंगी। पहली होगी डायरेक्ट पैसिव वाली, जो हिंदी में होगी उसको आपको डायरेक्ट पैसिव में कन्वर्ट करना है। दूसरी होगी इंग्लिश में, जिसे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो अवेल कराई जाए। सो स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, और अभी बाद में मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ। सो उस एक्सरसाइज को देखिएगा, नोट कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।